स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में वेस्ट बंगाल सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। डिपार्टमेंट और जीके के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसके मैथ वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रेगुलर क्लासेस में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। Some jobs cannot be done and some can be done much better if you possess the quality of कुछ काम नहीं किए जा सकते और कुछ काम और बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं यदि आपके पास कौन सी गुणवत्ता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको आप टीम के बिना नहीं कर सकते और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आप अकेले तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टीम वर्क है तो आप उसी काम को और बेहतर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस महात्मा गांधी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, बेलगांव। कलमकारी पेंटिंग्स आर मेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कलमकारी पेंटिंग भारत के किस राज्य में बनाई जाती है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1913 इन द फील्ड ऑफ। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में। सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर एट द एज ऑफ। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति यानी कि वो किस वर्ष रिटायर होते हैं, किस आयु सीमा पर रिटायर होते हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, 65। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इज द हेड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का प्रमुख कौन होता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, वंस ए बजट हैज बीन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट द गवर्नमेंट हैज टू फिल all the money bills related to the union budget passed within how many days। एक बार संसद में बजट पेश किए जाने के बाद सरकार को केंद्रीय बजट से संबंधित सभी धन विधेयकों को कितने दिनों के भीतर पारित करवाना होता है? 75 डेज के भीतर। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, a bag used to enclose cash bags and articles, documents, etc. from head post office to one of its sub post offices and vice versa is called as। प्रधान डाकघर से इसके एक उप डाकघर को या इसके विपरीत कैश बैग तथा लेखा दस्तावेज इत्यादि को संलग्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला थैला क्या कहलाता है? यानी कि हेड ऑफिस और सब ऑफिस के बीच में एक थैला यूज़ किया जाता है। या तो वो हेड ऑफिस से सब ऑफिस को भेजा जाएगा या सब ऑफिस से उसे हेड ऑफिस को भेजा जाएगा, जिसमें दस्तावेज शामिल रहते हैं। ठीक है, दस्तावेज कौन से? जो एसओ से एचओ को भेजे जाते हैं या फिर एचओ से एसओ को भेजे जाते हैं। साथ में इसमें कैश बैग भी शामिल हो सकता है या फिर इसमें अन्य कोई आर्टिकल या लेख शामिल हो सकते हैं। उस थैले को क्या कहा जाएगा? ट्रांजिट बैग कहेंगे, अकाउंट बैग, ब्रांच ऑफिस बैग या फिर पार्सल बैग। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, उसे अकाउंट बैग, लेखा थैला कहा जाता है। रिटर्न लेटर ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड एट द हेडक्वार्टर ऑफ ए। पुनः प्रेषण केंद्र निम्नलिखित में से किसके मुख्यालय में स्थित होता है? पोस्टल डिवीजन, आरएमएस डिवीजन, पोस्टल सर्कल या फिर पोस्टल रीजन। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा, पोस्टल सर्कल डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थित होता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, पुनः प्रेषण केंद्र। कौन से आर्टिकल्स का ये निपटान करता है? ऐसे लेख जो लावारिस हैं, जिनको लेने से मना कर दिया गया हो या फिर जिनके ऊपर एड्रेस नहीं लिखा हुआ है या फिर एड्रेस लिखा हुआ है तो आधा अधूरा लिखा हुआ है। तो इस तरह के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उन सभी का निपटान पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा किया जाता है। और कहाँ पर यह स्थित होता है? डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थित होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। An office entrusted with the duty of opening the sorting mail bags received by it
एंड डिस्पोजिंग ऑफ देयर कंटेंट्स इज टर्म्ड एज। एक कार्यालय जिसे उसके द्वारा प्राप्त छंटाई मेल बैग खोलने और उसकी सामग्री का निपटान करने का कर्तव्य सौंपा जाता है उसे क्या कहा जाएगा? सॉर्टिंग ऑफिस कहेंगे, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, हेड रिकॉर्ड ऑफिस या फिर बैग ऑफिस क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास ही आ जाएगा, उसे सॉर्टिंग ऑफिस कहा जाता है, छंटाई कार्यालय कहा जाता है। तो छंटाई कार्यालय क्या करता है? जितने भी छंटाई डाक थैले इसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उनको ये खोलेगा और उनके अंदर जो भी सामग्री होती है उसका निपटान इसके द्वारा किया जाता है। The official in charge of a sub record office is designated as। उप अभिलेख कार्यालय के आधिकारिक प्रभारी को किस नाम से नामित किया गया है? तो जो उप अभिलेख कार्यालय होता है उसका जो ऑफिस इंचार्ज होता है उसको क्या कहा जाता है? सब रिकॉर्ड ऑफिस का ऑफिसर कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रिकॉर्ड ऑफिसर का जो हेड होगा रिकॉर्ड ऑफिसर कहेंगे, हेड रिकॉर्ड ऑफिस का जो होगा उसको हेड रिकॉर्ड ऑफिसर कहेंगे, और उसी तरह से सब रिकॉर्ड ऑफिस जो होता है उसके हेड को सब रिकॉर्ड ऑफिसर कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हु फिक्सेस मिनिमम एंड मैक्सिमम बैग बैलेंस ऑफ यूनिट बैग ऑफिस। यूनिट बैग ऑफिस का न्यूनतम और अधिकतम बैग बैलेंस कौन तय करता है? ठीक है, तो यूनिट बैग ऑफिस जो है इसको हर साल में एक बार मिनिमम या मैक्सिमम बैग बैलेंस जो है वो दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? अब इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है आप सभी सुपरिटेंडेंट आरएमएस बोलेंगे जो कि गलत है। अब देखो, जो भी यूनिट बैग ऑफिस होते हैं वो कौन से कार्यालय होते हैं? कोई भी पोस्ट ऑफिस होगा, ठीक है, कोई भी पोस्ट ऑफिस, कोई भी डाकघर, उसे क्या कहेंगे? यूनिट बैग ऑफिस कहेंगे। इसमें ब्रांच पोस्ट ऑफिस और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जो सब ऑफिस होते हैं उनको आपने छोड़ देना है। तो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस को छोड़कर बाकी सभी डाकघरों को यूनिट बैग ऑफिस कहा जाता है। तो यूनिट बैग ऑफिस जो हो जाएंगे वो पोस्ट ऑफिस हो जाएंगे। पोस्ट ऑफिस में जो डिविजनल हेड होता है उसके द्वारा यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिनिमम और मैक्सिमम बैग बैलेंस इनको दिया जाता है यूनिट बैग ऑफिस को, क्योंकि यूनिट बैग ऑफिस जो है पोस्ट ऑफिस के होते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, क्योंकि यूनिट बैग ऑफिस क्या होते हैं? पोस्ट ऑफिस ही होते हैं ना। तो 13th की बी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यू बैग? निम्नलिखित में से कौन सा देय बैग है? ट्रांजिट बैग, कैंप बैग, स्पेशल बैग या फिर पैकेट बैग? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। ट्रांजिट बैग जो होते हैं ड्यू बैग होते हैं, इनको डेली बेसिस के ऊपर बनाया जाता है। कैंप बैग, स्पेशल बैग और पैकेट बैग की बात करें अनयूजुअल मेल में शामिल है क्योंकि इनको आवश्यकता होने पर ही बनाया जाएगा। The arrangement of articles with the address side upwards and the addresses turned in the same direction is termed as। ऊपर की ओर पते वाली साइड के साथ लेखों की व्यवस्था तथा सभी पते एक ही दिशा में मुड़े हुए हों उसको क्या कहा जाएगा? डिफेसिंग कहेंगे, फेसिंग कहेंगे, स्टैंपिंग या फिर डिस्पैचिंग क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, उसे फेसिंग कहा जाता है, सम्मुखन करना कहा जाता है। सम्मुखन क्या होता है? लेखों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें उनके पते वाले भाग जो ऊपर की ओर रखे जाते हैं और उनमें सभी पते जो है फिर एक ही दिशा में आ जाते हैं, तो उसको फेसिंग कहा जाता है, सम्मुखन कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? डाकघर बचत खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि क्या है? तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो है न्यूनतम 500 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नाइट पोस्ट ऑफिसेज आर फंक्शनिंग ऑन संडे आल्सो। रात्रि डाकघर जो है वो रविवार वाले दिन भी काम करते हैं, बिल्कुल सही है। नाइट पोस्ट ऑफिसेज आर फंक्शनिंग थ्रू आउट द नाइट आवर्स। रात्रि डाकघर जो है वो क्या करते हैं? रात भर काम करते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिसेज आर नॉट ऑथराइज्ड टू सेल पोस्टेज स्टैम्प्स, या फिर नाइट पोस्ट ऑफिसेज आर फंक्शनिंग अप टू 11 PM। तो ये वाली बी, सी और डी ऑप्शन आपके पास गलत हैं। करेक्ट कौन सी है? ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। नाइट पोस्ट ऑफिस जो है वो रविवार वाले दिन भी काम करते हैं, लेकिन वो पूरी रात काम नहीं करते हैं। सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक काम इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। और नाइट पोस्ट ऑफिस में पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकट भी बेचे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एनएम ऑफ पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन ऑफ द पोस्टल सर्कल। और एनएम जो है बोला गया है कि पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी का जो हिस्सा है ये किसके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर केरला? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, आंध्र प्रदेश के अंडर ये आता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
क्वेश्चन आपके पास, व्हेन वाज आरपीएलआई इंट्रोड्यूस्ड, आरपीएलआई को कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आरपीएलआई जो है 1995 में, और फुल डेट आपको याद रखनी है 24 मार्च 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी। और पीएलआई की बात करें, पीएलआई जो है 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी 1884 को इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पे आरपीएलआई के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, इन द ईयर 1995। बड़ी जी, मिनिमम सम एश्योर्ड ऑफ ए पीएलआई होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, पीएलआई संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी की न्यूनतम बीमा राशि क्या है? ऑप्शंस आपके पास 20,000, 25,000, 50,000 या फिर 10,000। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ए हो जाएगा। तो पीएलआई में जितनी भी पॉलिसीज हैं, चिल्ड्रन पॉलिसी को छोड़कर, उन सभी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो सेम है। तो मिनिमम की बात करें कितना है? 20,000 रुपये, और मैक्सिमम की बात करें कितना है? 50 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन वाज पीएलआई इंट्रोड्यूस, तो ऊपर पूछा गया था आरपीएलआई, और यहाँ पे पूछा गया है पीएलआई को कब पेश किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 फरवरी 1884 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 22 का सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बड़ी सी, मैक्सिमम वेट ऑफ अ बिजनेस पार्सल, एक व्यावसायिक पार्सल का अधिकतम भार कितना हो सकता है? 30 kg, 35 kg, 50 kg या फिर 100 kg। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी हो जाएगा, 35 kg। तो बिजनेस पार्सल और स्पीड पोस्ट जो होती है उनका सेम वेट रहता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, बट इज द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ए फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट, फ्लैटली जमा खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा राशि क्या है? तो कोई भी व्यक्ति जो फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना चाहता है, न्यूनतम जो है 200 रुपीज़ की राशि के साथ खुलवा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल, आंध्र प्रदेश डाक सर्कल का मुख्यालय कौन सा है? हैदराबाद, चेन्नई, विजयवाड़ा या फिर त्रिवेंद्रम। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, विजयवाड़ा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, विजयवाड़ा में स्थित है। Who can exercise all the powers of a superintendent of post office in regard to his own office, अपने स्वयं के कार्यालय के संबंध में डाक घरों के अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकता है? सब पोस्ट मास्टर, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर हाई सिलेक्शन ग्रेड हेड पोस्ट मास्टर। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। प्रथम श्रेणी का जो प्रधान डाकपाल होता है वो स्वयं के, यानी कि उसका जो खुद का कार्यालय होगा, केवल उसी कार्यालय में वो डाकघर के अधीक्षक की, सुपरिटेंडेंट की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज आर केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ आवर्स ओनली, शाखा डाक घरों को अधिकतम कितने घंटों के लिए ही खुला रखा जा सकता है? 5, 8, 3 या फिर 4। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। मैक्सिमम जो है 5 आवर्स के लिए इनको खुला रखा जा सकता है, और मिनिमम वर्किंग आवर्स की बात करें कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, रेवेन्यू स्टैम्प्स जो होती हैं उनका उपयोग डाक शुल्क के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही पॉइंट है। रेवेन्यू स्टैम्प्स जो होती हैं आप उनका उपयोग कभी भी नहीं कर सकते पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करने के लिए। पोस्टेज स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क के भुगतान के लिए डाक टिकटों का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करना चाहते हैं किसी भी डाक लेख के लिए, तो उसके लिए आप पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकटों का उपयोग कर सकते हैं। पोस्टेज चार्जेस कैन आल्सो बी पेड बाई मीन्स ऑफ प्रॉपर इम्प्रेशंस ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन, फ्रैंकिंग मशीन के उचित छापों के माध्यम से भी डाक शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। यानी आप किसी भी डाक वस्तु के लिए पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रैंकिंग मशीन की उचित छाप का उपयोग भी किया जा सकता है। रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क के भुगतान के लिए राजस्व टिकटों का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन आपके पास सत्य नहीं है? तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। रेवेन्यू स्टैम्प्स जो होती हैं उनका यूज हम पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि हम कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी।
while addressing an article for delivery in the rural area. The following information is not necessary if correct पिन कोड नंबर इज रिटर्न। ग्रामीण क्षेत्र में वितरण के लिए एक लेख को संबोधित करते समय अगर आपने सही पिन कोड नंबर लिखा हुआ है तो निम्नलिखित में से किस जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी? नेम ऑफ तालुका और तहसील, नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी, नेम ऑफ द विलेज, या फिर नेम ऑफ फादर और हस्बैंड। तो 29 की से ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी नेम ऑफ तालुका और तहसील। साथ में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी अगर आपने पिन कोड जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ऑफिस ऑफ डिलीवरी तो लिखा जाएगा, विलेज का नाम लिखा जाएगा, फादर या हस्बैंड नेम का भी ये भी लिखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? fully prepaid unregistered articles of the letter mail addressed to family members of the renter of the post box with care of post box number are delivered through the post box. पोस्ट बॉक्स के किराएदार के जो परिवार के सदस्य होंगे उनको संबोधित पत्र मेल के पूरी तरह से भुगतान किए हुए अपंजीकृत लेख पोस्ट बॉक्स नंबर के साथ अगर भेजे जाते हैं तो उनका वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब वो पोस्ट बॉक्स किराए पर लेगा तो उसके परिवार के सदस्यों के लेखों का वितरण भी उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। fully prepared unregistered articles of letter mail addressed to neighbors of the renter of the post box with care of post box number are delivered through the post box. दूसरे में बोला गया है कि जो किराएदार होगा उसके पड़ोसियों के लेखों का वितरण भी इस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। गलत हो जाएगा, नहीं किया जा सकता। fully prepared unregistered articles of letter mail addressed to guests of the renter of post box with care of post box number are delivered through the post box. आगे बोला गया है कि जो पोस्ट बॉक्स का किराएदार होगा उस किराएदार के जो मेहमान होंगे, गेस्ट होंगे, उनको संबोधित लेखों का वितरण भी उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। fully prepared unregistered articles of letter mail addressed to commercial representatives staying with the renter of post box with care of post box number are delivered through the post box. तो पोस्ट बॉक्स के किराएदार के साथ रहने वाले जो वाणिज्यिक प्रतिनिधि होंगे उनको संबोधित भी पत्र डाक के पूरी तरह से भुगतान किए हुए अपंजीकृत लेख पोस्ट बॉक्स नंबर के साथ अगर भेजे जाते हैं तो उनका वितरण भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। करेक्ट आंसर आपके पास 30th का क्या आ जाएगा? हमें क्या बताना है गलत कौन सा है? तो किराएदार के जो पड़ोसी होंगे उनको संबोधित लेखों का वितरण उस किराएदार के पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं किया जाएगा। बाकी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एवरी आर्टिकल शुड वेयर नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इंक्लूडिंग पिन ऑन। प्रत्येक लेख पर पिन सहित प्रेषक का नाम और पता कहाँ होना चाहिए? तो प्रत्येक वीडियो में आपको ये वाली चीज़ ज़रूर बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? एड्रेस ऑफ एड्रेस। यहाँ पे डाक टिकट चिपकाए जाते हैं और इस वाले कोने में जो प्रेषक होता है उसका पता लिखा जाता है। और ये कौन सा कोना है? लोअर साइड है। और किसकी लोअर साइड है? लेफ्ट हैंड साइड की। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। If the lock and key are not surrendered by the renter of the post box to the postmaster within days of the expiry of the period of rent, or the renting of post box is not renewed within a aforesaid period, the deposit will be forfeited. यदि पोस्ट बॉक्स के किराएदार द्वारा किराए की अवधि समाप्त होने के कितने दिनों के भीतर ताला और चाबी पोस्ट मास्टर को नहीं सौंपी जाती है या फिर उपरोक्त अवधि के भीतर पोस्ट बॉक्स के किराए का नवीकरण नहीं किया जाता है तो जमा राशि जो अब जब्त कर ली जाएगी। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा 15 डेज। तो इसमें 2 डेट जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। जब भी रेंटर अपना ऑफिस किसी अन्य जगह पे शिफ्ट करता है या अपना बिजनेस एड्रेस चेंज करता है तो ऐसी कंडीशन में उसको ऐसे परिवर्तन के बारे में क्या करना होता है? 7 दिनों के भीतर पोस्ट मास्टर को सूचना देनी होती है। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर किराए की अवधि जो है समाप्त हो जाती है तो उसको कितने दिनों के भीतर उसका नवीकरण करना होता है? 15 दिनों के भीतर नवीकरण करना होगा। अगर नवीकरण वो नहीं करना चाहता है तो उसका जो भी ताला और चाबी होगी वो पोस्ट मास्टर को सरेंडर करेगा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स सुपरस्क्राइब्ड एज सर्विस अनपेड विल बी डिलीवर्ड ऑन कलेक्टिंग पोस्टेज चार्जेस। सेवा अवैतनी के रूप में
भेजे जो लेख होंगे, और कैसे लेख हैं, आधिकारिक डाक लेख हैं, उनके वितरण के समय क्या डाक शुल्क लिया जाएगा, सिंगल डबल कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे या फिर तिगुना। तो कैसे लिया जाता है, तो जब भी कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल अनपेड भेजा जाता है या उसके आधे अधूरे भुगतान किए हुए चार्जेस के साथ उसको भेजा जाएगा, ऐसी कंडीशन में उसके लिए जो चार्जेस लगते हैं, जो पहले चार्जेस लगने थे उतना ही भुगतान आपको फिर से करना पड़ेगा। अगर इनसफिशिएंटली पेड है तो जो भी आपकी कमी होगी उन चार्जेस में वही आपको पे करनी होगी। तो 33 की से ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। क्या, सर्विस अनपेड वाले जितने भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स होंगे उनके वितरण के समय उनके ऊपर एकल डाक शुल्क, यानी कि जो भी डाक शुल्क की कमी होगी वो उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट वन, कौन सा कथन सही है। एसएसए अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय एनी एडल्ट इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स। तो नीचे वाला पॉइंट तो सही है कि कोई भी लड़की जिसकी आयु 10 वर्ष से कम है उसके नाम पर एसएसए खाता खोला जा सकता है, लेकिन कौन खुलवा सकता है, कोई भी वयस्क ऐसे ही नहीं खुलवा सकता। दूसरे में बोला गया दादा दादी खुलवा सकते हैं, नहीं खुलवा सकते। उसके बाद बोला गया है कि वो स्वयं खोल सकती है, ये भी गलत है। कौन खुलवा सकता है, उसके माता पिता या अभिभावक के द्वारा खुलवाया जाएगा। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। तो एसएसए अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय द गार्डियन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स। एसएसए खाता 10 वर्ष से कम आयु की लड़की के नाम पर अभिभावक द्वारा या उसके माता पिता के द्वारा खुलवाया जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट वन, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय अ माइनर एज्ड 8 ईयर्स। राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता 8 वर्ष की आयु के नाबालिग द्वारा खोला जा सकता है। क्या 35 में हमें क्या बताना है, गलत कौन सा है। तो पहला ही कथन गलत है, क्योंकि अगर वो स्वयं भी खुलवाएगा तो कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 10 वर्ष होनी चाहिए। सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय अ गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। तो दूसरा बोला गया आवर्ती जमा खाता नाबालिग की ओर से अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय 3 एडल्ट्स ज्वाइनली। राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता 3 वयस्कों द्वारा संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। बिल्कुल सही है। नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय 2 एडल्ट्स ज्वाइनली। तो राष्ट्रीय आवर्ती जमा खाता यानी कि आरडी का जो अकाउंट होता है 2 वयस्कों द्वारा संयुक्त रूप से उसको खोला जा सकता है। बिल्कुल सही है। 3 खोल सकते हैं, 2 भी खोल सकते हैं। तो 35 की सही ऑप्शन आपके पास ए आ जाएगी। ए वाली ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि अगर कोई माइनर जो है वो आरडी का अकाउंट खोलना चाहता है स्वयं के नाम पर तो उसकी आयु जो कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोहिबिटेड आर्टिकल फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय डाक द्वारा प्रेषण के लिए निषिद्ध वस्तु नहीं है। ऑप्शन है आपके पास एनी ऑब्सीन पेंटिंग, कोई भी अश्लील पेंटिंग, एनी इंडिसेंट प्रिंटिंग, कोई भी अशोभनीय छपाई, एनी लिविंग क्रिएचर विच इज लाइकली टू इंजर एनी ऑफिसर ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कोई भी जीवित प्राणी जो प्रसारण के दौरान किसी भी अधिकारी को चोट पहुंचाने की संभावना रखता है, एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू क्रैकर्स, या फिर पटाखों से संबंधित कोई भी विज्ञापन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो पटाखों से संबंधित कोई भी विज्ञापन है उसको भेजा जा सकता है, लेकिन क्रैकर्स अगर बोला होता, केवल पटाखे बोला होता तो उसको भी हम डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी सेंड थ्रू अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बाय द रिमिटर। प्रेषक द्वारा एकल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के माध्यम से अधिकतम कितनी राशि भेजी जा सकती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भेजना चाहता है तो अधिकतम कितने रुपए के लिए भेज सकता है, 5,000 रुपए के लिए भेजा जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीडी अकाउंट्स दैट कैन बी ओपन्ड बाय एन एडल्ट। एक वयस्क द्वारा अधिकतम कितने टीडी खाते खोले जा सकते हैं, 2। कोई भी लिमिट नहीं है, 5 या फिर 10। तो 38 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति टीडी का अकाउंट ओपन करना चाहता है वो 1 करे, 2 करे, 10 करे, 20 या 50 करे, उसकी अपनी मर्जी है, इसमें ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास। कंडालेरू डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कंडालेरू बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है जीके वाला। रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड इन। रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे स्थित है। करेक्ट आंसर इसका डी आ जाएगा, कपूरथला पंजाब में स्थित है। आगे चलते हैं। पोस्टमैन के लिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
The head sorting assistant of each set of the various sections attached to a record officer will be supplied stationery by the record officer on. एक रिकॉर्ड अधिकारी से जुड़े विभिन्न अनुभागों के प्रत्येक सेट के प्रधान छंटाई सहायक को रिकॉर्ड अधिकारी द्वारा स्टेशनरी की आपूर्ति कब की जाएगी? फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट ऑफ एवरी वीक, डेली बेसिस या फिर फर्स्ट ऑफ एवरी फोर्थ नाइट? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, हर महीने की पहली तारीख को की जाती है। तो जो रिकॉर्ड ऑफिसर होता है वो प्रधान छंटाई सहायकों को एक महीने की स्टेशनरी की आपूर्ति करता है। आगे जो प्रधान छंटाई सहायक सॉर्टिंग असिस्टेंट्स को आपूर्ति करेगा वो कैसे करेगा? डेली बेसिस के ऊपर, यानी कि उनको दिन की आपूर्ति के अनुसार स्टेशनरी प्रोवाइड करवाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Form used for preparation of daily report submitted by head sorting assistant to the superintendent is. प्रधान छंटाई सहायक द्वारा अधीक्षक को प्रस्तुत की जाने वाली दैनिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रपत्र कौन सा है? MS 86, MS 7, MS 81 या फिर MS 83? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। MS 83 के ऊपर डेली रिपोर्ट, दैनिक रिपोर्ट बनाई जाती है। कौन इसको बनाता है? प्रधान छंटाई सहायक बनाएगा। कहाँ से लिखी जाती है? जो सेट की रफ नोटबुक्स होती है वहाँ से इसको लिखा जाता है और रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से इसे सुपरिटेंडेंट तक पहुंचाया जाता है। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? मेल सार या डाक सार को कितने भागों में बांटा गया है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। कौन से दो भागों में बांटा गया है? एक आपके पास है मेल्स और दूसरा कौन सा है आपके पास? बैग्स। तो इन दो भागों में मेल सार को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। List of a section shows the stations and that of mail office, the hours at which mails are received and dispatched, and also the details of mails, and in but cases they will be enclosed in transit bags. अनुभाग की कौन सी सूची स्टेशनों तथा डाक कार्यालयों के उन घंटों को जिनके दौरान डाक की प्राप्ति और प्रेषण किया जाता है और साथ में डाक का वितरण और किन मामलों में उसे ट्रांजिट बैग या पारवहन थैलों में संलग्न किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को दर्शाएगी। मेल लिस्ट दर्शाएगी, ड्यू मेल लिस्ट, रजिस्टर्ड लिस्ट या फिर पार्सल लिस्ट? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ड्यू मेल लिस्ट दे डाक सूची में ये सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। On receipt of a B order from the superintendent, the record officer should have it neatly copied by one of the sorting assistants into the book of each set concerned. अधीक्षक के से जब भी B आदेश प्राप्त होते हैं, रिकॉर्ड अधिकारी क्या करेगा? संबंधित प्रत्येक सेट की पुस्तक में छंटाई सहायक द्वारा इसे साफ साफ कॉपी करवाएगा। हमें क्या बताना है? कौन सी पुस्तक में कॉपी करवाएगा? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, गाइडेंस बुक, गार्ड बुक, ऑर्डर बुक या फिर रिकॉर्ड रफ नोटबुक। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो अधीक्षक द्वारा जो बी ऑर्डर जारी किए जाते हैं किसके संबंध में जारी किए जाते हैं? तो जो भी अधीनस्थ होते हैं उसके अंडर जो भी काम करते हैं उन सभी के मार्गदर्शन के लिए इनको जारी किया जाता है। तो उनको गाइडेंस बुक में मार्गदर्शन पुस्तिका में नोट किया जाता है, कॉपी किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The duties of mail guard or mail agent comprise the work connected with the of articles posted in the van or office and closed mails only. मेल गार्ड या मेल एजेंट के कर्तव्यों में वैन या कार्यालय और बंद डाक में पोस्ट किए गए लेखों के कौन से कार्य जुड़े होते हैं? तो कौन कौन से काम करते हैं? उनकी प्राप्ति, उनकी अभिरक्षा, उनकी छंटाई और प्रेषण करने का काम मेल एजेंट या मेल गार्ड के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट है आपके पास व्हेन द ट्रांजिट बैग इज मेड द ड्यू एंड अनयूजुअल बैग्स टू बी डिस्पैच्ड इन आर एनक्लोज्ड विद एंट्रीज इन द मेल लिस्ट। जब भी पारवहन थैला बनाया जाता है तो उसमें भेजे जाने वाले दे और असामान्य थैलों को मेल सूची में प्रविष्टियों के साथ एंट्रीज के साथ संलग्न किया जाता है। ए पॉइंट आपके पास बिल्कुल सही है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। क्या जब भी आपका ट्रांजिट बैग बनाया जाता है उसमें ड्यू और अनयूजुअल बैग दोनों तरह के थैले शामिल होते हैं और उनको शामिल कैसे किया जाता है? जो डाक सूची होती है उसमें प्रविष्टियां भी साथ में संलग्न की जाती है, उनके अनुसार इसका मैच किया जाता है, उसको मिलाया जाता है, उसके बाद ड्यू और अनयूजुअल बैग इसके अंदर रख के भेजे जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
Detained late fee not paid stamp is supplied to mail offices and sections which deals with detained late fee not paid वाली जो मोहर है आपूर्ति डाक कार्यालय अनुभागों को की जाती है जो किससे संबंधित होते हैं, पार्सल बुकिंग से, लेटर बॉक्स क्लियरेंस से, स्पीड पोस्ट बुकिंग से या फिर आरएल बुकिंग से, रजिस्टर्ड लेटर्स की बुकिंग से। करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या जितने भी डाक कार्यालय अनुभाग जिन्हें लेटर बॉक्स क्लियरेंस वाला काम करना होता है उन्हें डिटेन्ड लेट फी नोट पेड वाली स्टैंप जो है ये दी जाती है, क्योंकि लेटर बॉक्सेस से जो भी निकासी की जाएगी पत्रों की, आर्टिकल्स की, उनके ऊपर इन मोहरों को लगाने की आवश्यकता हो सकती है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। Which of the following stamp is not supplied to a set of mail office? निम्नलिखित में से कौन सी मोहर डाक कार्यालय के एक सेट को नहीं दी जाती है? डेट स्टैंप, नेम स्टैंप, ऑवलॉन्ग मनी ऑर्डर स्टैंप या फिर पोस्टेज ड्यू स्टैंप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑवलॉन्ग मनी ऑर्डर स्टैंप जो है वो नहीं दी जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगी। डिलीवरी स्लिप सर्व्स द पर्पस ऑफ बुक व्हेन डिलीवरी सिस्टम इज इन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो डिलीवरी स्लिप सिस्टम है अगर वो प्रचलन में है तो डिलीवरी स्लिप जो है वो किसका उद्देश्य पूरा करती है, पोस्टमैन बुक का, एरर बुक का, ऑर्डर बुक का या फिर कंप्लेंट एंड सजेशन बुक का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डाकिया की पुस्तक का उद्देश्य इसके माध्यम से पूरा किया जाता है। तो जहाँ पे डिलीवरी स्लिप का यूज किया जाता है आर्टिकल्स को इंटर करने के लिए, वहाँ पे डाकिया की जो पुस्तक होती है, क्योंकि जब भी आर्टिकल्स दिए जाते हैं पोस्टमैन को, इंश्योर्ड आर्टिकल्स हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं, तो उसे क्या करना पड़ता है, अपनी डाकिया की पुस्तक में उन सभी के विवरण दर्ज करने होते हैं। लेकिन अगर वहां पे डिलीवरी स्लिप सिस्टम लागू है तो डिलीवरी स्लिप सिस्टम में वो सभी विवरण दर्ज किए जाएंगे, पोस्टमैन को अपनी बुक में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ अ कैश रिमिटेंस फॉर अ सब ऑफिस इज मेड थ्रू अ पोस्टमैन ड्यूली एनक्लोज्ड इन अ कैश बैग, द पोस्टमैन शुड मेक एंट्री ऑफ दिस इन हिज पोस्टमैन बुक मेंशनिंग नेम ऑफ द ऑफिस फॉर विच इट इज इंटेंडेड एंड। यदि उप कार्यालय के लिए नकद प्रेषण एक डाकिया के माध्यम से किया जाता है जो एक नकद बैग में विधिवत रूप से संलग्न है, क्योंकि इसमें भी दो तरह से आपके पास कैश भेजा जा सकता है, या तो लूज भेजा जाएगा, खुला भेजा जाएगा, या फिर वो क्या किया जाता है विधिवत जैसे नकद थैले में उसको डाल के भेजा जाता है वैसे भेजा जा रहा है। तो डाकिया को अपनी डाकिया बही में उस कार्यालय का नाम जिसके लिए से भेजा गया है और साथ में और किस चीज की एंट्री करनी होगी, डिनोमिनेशंस ऑफ करेंसी नोट्स, वेट ऑफ कैश बैग, नेम ऑफ ट्रेजरर हु हैंडेड ओवर द कैश बैग या फिर नेम ऑफ द पोस्ट मास्टर हु ऑर्डर्ड रिमिटेंस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि डाकिये ने प्रेषण तो लेके जाना है, नकद प्रेषण, लेकिन कैसे, वो उसको कैश बैग में लेके जाएगा। तो उसे कैश बैग जो वो सील करके दिया जाएगा तो उसे कैश बैग का वजन अपनी डाकिया पुस्तक में लिखना होगा, उसकी एंट्री उसे अपनी डाकिया पुस्तक में करनी होगी। तो 11th की से ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, वेट ऑफ द कैश बैग, कैश बैग का वजन उसकी प्रविष्टि वो अपनी डाकिया पुस्तक में करेगा, साथ में उस कार्यालय का नाम भी लिखेगा जिसके लिए ये नकद प्रेषण भेजा गया होगा। Who has the powers to increase the aggregate value of insured VP COD banking money order IPPV that can be entrusted at one time to a single postman? बीमित VP COD banking money order IPPV का कुल मूल्य क्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है जिसे एक बार एक डाकिया को सौंपा जा सकता है। यूँ अब देखो BP अगर आर्टिकल्स हैं, COD आर्टिकल्स हैं, मनी ऑर्डर्स हैं, इन सभी का भुगतान किया जाना है तो डाकिया को मैक्सिमम 40,000 रुपीज़ तक की अनुमति होती है, इतना कैश वो लेके जा सकता है। अगर इसको बढ़ाना हो, इस वाली लिमिट को आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये वाली जो शक्ति रहती है किसके पास रहती है, डिविजनल हेड, पोस्ट मास्टर, सब डिविजनल हेड या फिर ट्रेजरर। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मंडल जो प्रमुख होता है इनके सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के पास इस लिमिट को बढ़ाने की शक्ति रहती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, से विच वन इज नॉट करेक्ट, बताओ कि कौन सा सही नहीं है। पोस्ट मास्टर कैन ऑर्डर अ हेड पोस्टमैन टू टेक आउट फॉर डिलीवरी ऑफ एन अनक्लेम्ड आर्टिकल रिटर्न्ड बाय अदर पोस्टमैन। सबसे पहले पोस्ट मास्टर प्रधान डाकिया को किसी अन्य डाकिया द्वारा लावारिस लेख के रूप में वापिस लाए गए लेख को वितरण के लिए फिर से बाहर ले जाने का आदेश दे सकता है। बिल्कुल सही पॉइंट है।
वितरण के लिए मान लीजिए एक डाकिये को एक रजिस्टर्ड आर्टिकल दिया जाता है और वो डाकिया उस डाक वस्तु को वापस डाकघर लेके आता है। क्यों वापस डाकघर लेके आता है? वो कहता है कि ये अनक्लेम्ड है, ये लावारिस है, इसके प्राप्तकर्ता का पता नहीं चला या प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। वहां पे क्या किया जाएगा? पोस्ट मास्टर जो प्रधान डाकिया होता है उसको आदेश देता है कि फिर से वो उस अनक्लेम्ड आर्टिकल को जो दूसरे डाकिये के द्वारा वापस लौटाया गया है उसको वितरण के लिए एक बार फिर से ले जाए और उसके वितरण का प्रयास करे और जहां तक संभव हो वो उसका वितरण करने का प्रयास करता है। आगे चलते हैं। पोस्ट मास्टर कैन ऑर्डर अ हेड पोस्टमैन टू टेक अप द वर्क ऑफ एनी पोस्टमैन हु मे बी टेम्परेरली एब्सेंट। अब कोई भी डाकिया जो अस्थायी रूप से मतलब कुछ समय के लिए वो छुट्टी पर जा सकता है या किसी और वजह से वो अनुपस्थित है, ड्यूटी पर नहीं आ सका, तो उसकी जगह पे ड्यूटी करने के लिए प्रधान डाकिये को पोस्ट मास्टर के द्वारा आदेश दिए जा सकते हैं। पोस्ट मास्टर कैन ऑर्डर अ हेड पोस्टमैन टू अकम्पनी अ पोस्टमैन to whom several insured article or electronic money orders of considerable aggregate value have been made over for delivery or payment। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोली गई है? जो पोस्ट मास्टर होता है वो प्रधान डाकिये को आदेश दे सकता है किसी ऐसे डाकिये के साथ जाने का जिसके पास वितरित करने के लिए काफी कुल मूल्य, क्योंकि उसके बाद 40,000 की लिमिट है, ऊपर हमने किया कि 40,000 रुपए तक है तब तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा की वैल्यू के अगर आर्टिकल्स उसको दिए जाते हैं वितरित करने के लिए या मनी ऑर्डर्स दिए जाते हैं भुगतान करने के लिए, तब भी पोस्ट मास्टर प्रधान डाकिये को आदेश करेगा उस डाकिये के साथ जाने के लिए। पोस्ट मास्टर कैन ऑर्डर अ हेड पोस्टमैन टू वर्क एज अ डिलीवरी पीए ड्यू टू सडन एब्सेंस ऑफ द कंसर्न्ड पीए। अगर संबंधित पीए अचानक अनुपस्थित हो जाता है तो पोस्ट मास्टर उसे उस पीए की जगह काम करने के लिए आदेश दे सकता है प्रधान डाकिये को, जो कि क्या है? गलत है। वो पीए की जगह पे काम नहीं कर सकता है। बाकी ये तीनों पॉइंट आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन सही आ जाएगी। The aggregate value of insured VP COD banking money order IPPV that may be made over at one times to a single postman for delivery should not ordinarily exceed VMIT VP COD banking money order IPPV का कुल मूल्य जो वितरण के लिए एक डाकिया को एक बार दिया जा सकता है सामान्य रूप से कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 20,000, 30,000, 40,000 या फिर 50,000। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 40,000 से 40,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और एवीपीएम की बात करें, एवीपीएम को मैक्सिमम 15,000 दिया जा सकता है। और इसको बढ़ाने की बात करेंगे, ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया, अगर ये लिमिट जो है 40,000 की इसको बढ़ाया जाना है तब किसकी अनुमति चाहिए होगी? डिविजनल हेड सुपरिटेंडेंट की अनुमति चाहिए होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। से विच वन इज करेक्ट, बताओ कि कौन सा सही है। सबसे पहले अ पोस्टमैन based on trustworthy information can deliver an article addressed to an addressee at the new address if the address in ओनली इन हिज बीट। तो सबसे पहले क्या बोला गया? एक डाकिया को अगर भरोसेमंद जानकारी मिलती है तो उसके आधार पर प्राप्तकर्ता को नए पते पर एक लेख वितरित कर सकता है यदि पता केवल उसकी गश्त में हो। सबसे पहले डाकिया मान लीजिए किसी डाक वस्तु का वितरण करने के लिए गश्त में जाता है लेकिन प्राप्तकर्ता दिए हुए पते पर नहीं मिलता है, तो डाकिया क्या करेगा? उसके पड़ोसियों से पूछताछ करेगा। पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद अगर उसको प्राप्तकर्ता के नए पते के बारे में कोई भी भरोसेमंद जानकारी मिलती है तो वो नए पते पर जाकर उस डाक वस्तु का वितरण करेगा। लेकिन जो नया पता है वो उसकी गश्त के भीतर होना चाहिए, तभी वो ऐसा करेगा। ये नहीं कि दूसरे डाकिये की गश्त के भीतर जाकर उसका वितरण करे। सेकंड पॉइंट है A postman based on trustworthy information can deliver an article addressed to an addressee at the new address even though the address is in another beat of the same town। दूसरा बोला गया है कि भरोसेमंद अगर उसको कोई जानकारी मिलती है प्राप्तकर्ता के नए पते के बारे में, चाहे वो दूसरी गश्त के भीतर यानी कि दूसरे डाकिये की गश्त के भीतर ही क्यों ना हो, लेकिन वो सेम पोस्ट टाउन के भीतर है तो वहां पे जाके वो उसका वितरण करेगा, जो कि गलत है। अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, मान लीजिए उस डाक वस्तु का प्राप्तकर्ता किसी दूसरे डाकिये की गश्त के भीतर अब रहता है, ऐसी कंडीशन में डाकिया क्या करेगा? उस डाक लेख के ऊपर प्राप्तकर्ता के नए पते को दर्ज करेगा, वापस पोस्ट ऑफिस में आएगा, फिर वो डिलीवरी असिस्टेंट की परमिशन से उस डाक वस्तु को दूसरे डाकिये को सौंपेगा वितरित करने के लिए। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है? गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो ए वाली ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 15th की क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। बाकी आपने तीनों पॉइंट कर लेने हैं, गलत है।
आगे चलते हैं। ईच पोस्टमैन्स बीट इज फिक्स्ड बाई, प्रत्येक डाकिए की गश्त किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? गश्त यानी कि जिसके भीतर उसको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना होता है, वितरण का कार्य है या उसका पोस्ट ऑफिस या उसका कार्यालय जहां पे भी आएगा वो उसकी सारे गश्त के भीतर आ जाएंगे। सुपरिटेंडेंट, सब डिविजनल इंस्पेक्टर, डिलीवरी पीए या फिर पोस्ट मास्टर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रत्येक डाकिए की गश्त पोस्ट मास्टर के द्वारा निर्धारित की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अवेलेबल इन पोर्टफोलियो, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में उपलब्ध नहीं होगा? ऑर्डर बुक, ड्यू मेल लिस्ट, मीमो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क या फिर अटेंडेंस रजिस्टर। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अटेंडेंस रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर जो है वो पोर्टफोलियो में नहीं होता है। ऑर्डर बुक होती है, ड्यू मेल लिस्ट, मीमो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ये सारी चीजें इसमें शामिल रहती हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? अ पोस्टमैन इज फोरबिडन टू डिलीवर एनी आर्टिकल ऑन विच एनी पोस्टेज और कस्टम ड्यूटी इज ड्यू और एनी सम इज टू बी रिकवर्ड अंटिल द फुल अमाउंट टू बी रिकवर्ड हैज बीन पेड। एक डाकिया जो होता है उसको किसी भी ऐसी डाक वस्तु का वितरण करने से मना किया जाता है। कैसी वस्तु? जिसके ऊपर कोई भी डाक शुल्क या सीमा शुल्क देय हो, यानी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा अभी उस डाक वस्तु के ऊपर कोई भी सीमा शुल्क या फिर डाक शुल्क लिया जाना है या वसूल किया जाना है, तो ऐसी वस्तु के ऊपर जो वसूल की जाने वाली राशि है उसका जब तक पूरी तरह से भुगतान नहीं हो जाता तब तक डाकिया उस डाक वस्तु का वितरण नहीं करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? बिल्कुल सही है। आगे वाले ऑप्शंस आपको यहाँ पे फिर भी देख लेने हैं, हो सकता है इनमें से कोई गलत हो, लेकिन आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, अनडिस्बर्स्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर money entrusted to the postman should be returned to the before the office is closed for the day। डाकिए को सौंपी गई असंवितरित इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की राशि कार्यालय बंद होने से पहले किसको वापस की जानी चाहिए? सब अकाउंट पीए, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, पेड पीए, ट्रेजरर या फिर डिलीवरी पीए। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब देखो डाकिया जब गश्त में जाएगा उसको मनी ऑर्डर्स दिए जाएंगे, उसको रजिस्टर्ड आर्टिकल्स दिए जाएंगे, इंश्योर्ड आर्टिकल्स या पार्सल दिए जाएंगे। तो जब वो वापस आता है तो जो भी संबंधित पीए होता है, जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स दिए हैं तो रजिस्ट्रेशन पीए जो होगा वो क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन पीए को जितनी भी रसीदें होंगी या अनडिस्बर्स्ड आर्टिकल्स रहेंगे वो देगा। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स का वितरण उसने कर दिया, भुगतान कर दिया, वो मनी ऑर्डर असिस्टेंट को वापस लाके उसकी रसीदें और मनी ऑर्डर जो होंगे वो सौंपेगा। जो पैसे बच जाते हैं या फिर जैसे वीपी आर्टिकल का वो वितरण करेगा तो उसके लिए क्या करेगा? प्राप्तकर्ता से राशि वसूल करेगा। तो इस तरह से जो भी उसको पैसे मिलते हैं वो कहां पे आके जमा करेगा? ट्रेजरर को देगा, कोषाध्यक्ष को देगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्टमैन्स बुक इज मेंटेन्ड इन विच फॉरम, डाकिया की पुस्तक का रख रखाव कौन से प्रपत्र पर किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। MS-27 के ऊपर इसका रख रखाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? पोस्ट मास्टर कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन इन डिलीवरिंग अनइंश्योर्ड आर्टिकल्स डू नॉट अपेयर टू कंटेन एनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी टू द नियर रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड एड्रेसी। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या कर सकता है? अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। क्यों अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है? किसी भी ऐसी डाक वस्तु का वितरण करने के लिए जो अनइंश्योर्ड है, जिसका बीमा नहीं हुआ है। दूसरी बात, उसमें कोई भी मूल्यवान संपत्ति नहीं है और अगर वो डाक वस्तु किसी मृतक व्यक्ति को भेजी गई हो तो पोस्ट मास्टर अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है उस डाक वस्तु को उस मृतक के निकट संबंधी को वितरित करने में। तो 21 की जो है ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस भी आपने देख लेनी है, गलत है। आगे चलते हैं। Articles addressed to deceased person are ordinarily dealt with in the same manner as articles। मृत व्यक्तियों को संबोधित लेखों को सामान्य रूप से किस तरह के लेख माना जाता है? अनक्लेम्ड, पोस्ट रेस्टेंट, रीडायरेक्टेड या फिर अनपेड। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अनक्लेम्ड उनको माना जाता है, लावारिस माना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। What is the period of validity of written instruction given for change of address by the addressee? प्राप्तकर्ता द्वारा पते में परिवर्तन के लिए दिए गए लिखित निर्देशों की वैधता की अवधि क्या रहेगी? 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ या फिर 1 मंथ। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 3 महीने तक ये वैलिड रहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द फीस फॉर रीडायरेक्शन ऑफ लेटर? एक पत्र के पुनर्निर्देशन के लिए लिया जाने वाला शुल्क क्या है? सिंगल पोस्टेज चार्जेस, डबल दी पोस्टेज चार्जेस, फ्री ऑफ चार्ज या फिर हाफ ऑफ दी पोस्टेज चार्जेस? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। कोई भी डाक लेख है, क्योंकि पार्सल के लिए तो हाफ दी प्रीपेड रेट आपको देने पड़ते हैं, लेकिन पत्र जो है उसके अगर पुनर्निर्देशन की बात करें तो उसके लिए आपको कोई भी रिडायरेक्शन चार्जेस नहीं देने होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताओ कि इनमें से कौन सा सही है। A registered article can be delivered to neighbor of the addressee on oral instructions of the addressee। प्राप्तकर्ता के मौखिक निर्देशों पर प्राप्तकर्ता के पड़ोसी को पंजीकृत वस्तु का वितरण किया जा सकता है। नहीं कर सकते, लिखित इंस्ट्रक्शन चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब भी प्राप्तकर्ता अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपनी डाक वस्तुएं लेने के लिए अधिकृत करेगा पोस्ट ऑफिस को, तो उसे रिटन इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल कैन बी डिलीवर्ड टू वाइफ ऑफ द एड्रेसी ऑन ओरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एड्रेसी, गलत है, नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड आर्टिकल कैन बी डिलीवर्ड टू रिलेटिव ऑफ द एड्रेसी ऑन ओरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एड्रेसी। पंजीकृत वस्तु प्राप्तकर्ता के मौखिक निर्देशों पर प्राप्तकर्ता के रिश्तेदार को पहुंचाई जा सकती है। या फिर रजिस्टर्ड आर्टिकल कैन बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट ऑफ द एड्रेसी ऑन ओरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ एड्रेसी। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। तो वितरण के बारे में जब पढ़ते हैं, कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है वो या तो प्राप्तकर्ता को दिया जाएगा, उसके सर्वेंट को या उसके एजेंट को दिया जाएगा, इन तीनों को दिया जा सकता है, या फिर वो ऐसे व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जिसे प्राप्तकर्ता ने लिखित निर्देशों के साथ डाक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया हो। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। मौखिक निर्देश दिए हैं प्राप्तकर्ता ने, तो प्राप्तकर्ता के नौकर को उस डाक वस्तु का वितरण किया जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ये था आपके पास वेस्ट बंगाल सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।